नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी का 2 दिवसीय नई टिहरी दौरा। बैराडी में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्य सेवक आपके द्वार में करेंगे शिरकत। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी और पूर्व सीएम हरीश रावत एक ही कार्यक्रम में की शिरकत। राजनीति में सक्रियता रहने की बात पर दोनों ने ली चुटकी। उत्तराखंड में बकायेदारों के खिलाफ परिवहन विभाग की खुली नींद। रोड टैक्स जमा नहीं कराने पर 229 गाड़ियों का चालान, 73 वाहनों को किया सीज। प्रदेशवासियों को कोरोना से मिली बड़ी राहत। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड। कोरोना के एक भी नहीं मरीज। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। उत्तराखंड के जोशीमठ मध्य हिमालय क्षेत्र में बुरांस की लालिमा। पुष्प में सफेदी और गुलाबीपन करता है आकर्षित। आसपास के क्षेत्रों में बिखेर रहा लालिमा। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय नई टिहरी दौरे पर रहेंगे। प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन संवाद भी करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों, विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों, पूर्व सैनिक संगठन और शहीदों के परिजनों, जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। आज ही भाजपा पदाधिकारियों के साथ भेंटवार्ता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। नई टिहरी में शाम 6 बजे पर्यटन चौपाल और शाम 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रात्रि विश्राम भी ग्राम तिवाड़ गांव में होगा। सीएम धामी का 2 दिवसीय नई टिहरी दौरा। प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर रहने वाले हैं। नई टिहरी दौरे पर क्या कुछ अधिक जानकारी है उनकी दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे 13 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। जब भी उनको शेड्यूल मिलता है उसके तय कार्यक्रम के मुताबिक तमाम जिलों में जाकर के वो विकास की योजनाओं की समीक्षा करते हैं, जिला प्रशासन के साथ बैठक करते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, वहाँ पर रोजगार सृजन के लिए क्या व्यवस्था है उसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य, इसके अलावा पेयजल, सड़क का डामरीकरण, किस प्रकार का काम चल रहा है, कितना बजट अलॉटमेंट हुआ है, कितने की आवश्यकता है, इस पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब रात्रि विश्राम किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो उसके बाद वो सुबह योगा करते हैं। योगा करने के बाद मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और एक साधारण आदमी की तरह, क्योंकि उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई शेडो नहीं होता है, बकायदा अकेले निकल करके लोगों की कुशलक्षेम पूछते हैं ताकि अपनी सरकार का फीडबैक उनको पता चल सके। कई बार ऐसा भी मामला हुआ है चंपावत के दरमियान, जब वो बाहर निकलकर सुबह घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे, तो लोगों को लगा ये एक शिक्षक है, इनको हम टीवी पे बार बार देखते हैं। तो लोगों ने पूछा कि गुरुजी आप कहाँ जॉब करते हैं आजकल? तो ये एक प्रकरण होता है। लेकिन जहां तक टिहरी का सवाल है, 2 दिवसीय टिहरी दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज, और इस दौरे में बकायदा 2 दिन में जो विकास की योजनाएं हैं, विकास के काम है, वो लगातार किए जाएंगे। शुरुआत होगी प्रताप नगर इंटर कॉलेज बोराड़ी में विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद क्योंकि मुख्य सेवक के तौर पर अपने आप को जनता के बीच ले जाते हैं, तो जन संवाद एक कार्यक्रम जो तमाम जिलों में जाकर के मुख्यमंत्री करते हैं, इसमें तमाम प्रकार के जो लाभार्थी हैं, जो योजनाओं से संबंधित अपनी जानकारी साझा करते हैं, मुख्यमंत्री उनसे सीधे रूबरू होते हैं। इसके अलावा जो नगर पालिका ऑडिटोरियम बोराड़ी है नई टिहरी में, वहां पर भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वहां पर भी वो बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको मजबूत करने के लिए उनको फंडिंग कैसे मिल रही है, स्वरोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है,
उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा पार्टी स्तर पर भी काम करेंगे। पार्टी स्तर के तमाम जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री उनके साथ एक भेंट वार्ता करेंगे और इस दरमियान पार्टी स्तर पर क्या क्या दिक्कतें आती है या किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ पार्टी को मिलता है, ये योजनाएं घर घर पहुंचाने में कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कतें आती है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा ग्राम तिवाड़ गांव विकासखंड धौलदार में 6 बजे पर्यटन की चौपाल लगाएंगे। पर्यटन से संबंधित तमाम चर्चा करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। जहां तक रात्रि विश्राम का सवाल है तो ग्राम तिलाड़ गांव में विकासखंड धौलदार में मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम करेंगे। कल के इस कार्यक्रम करने के बाद देहरादून की रवानगी होगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। तो चलिए अब आपको लाइव ले चलते लखनऊ में विधानसभा की ओर, जहां यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद चल रहा है। बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चलें, आप अपने स्थान के ऊपर चलें, आप अपने स्थान पर चलें। मेरा निवेदन है कि आप अपने नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी। आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं। जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा। उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा, अपनी सीट के ऊपर जाइए। नहीं तो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कहा है। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो उसमें कौन सी गलत बात कह दी। माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए, कोई भी हो चाहे। आप भी यही चाहेंगे, ये भी यही चाहेंगे, ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा। इसमें तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि कोई भी माफिया हो उसका समाप्त होना ही चाहिए। इसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए, किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई माफिया है तो उसको मिट्टी में मिलाने के बाद आपको खुश होना चाहिए। हम भी चाहते हैं माफिया समाप्त हो। आप भी यही चाहते हैं, तो वही बात तो कह रहे हो। लेकिन ये भाषा क्या मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहा। किसी का भाषा मिट्टी में नहीं मिला देंगे। ये क्या भाषा है? माफिया को कानून भिजवाएगा जेल, कानून भेजता है जेल, कोर्ट भेजता है। नहीं किया जा सकता, हम नहीं भिजवा सकते। देखिए माफियाओं को महिला मंडी क्या नहीं ये किया जाता इलाहाबाद की है। घटना कोई मामूली घटना है क्या? आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते घटना पे वो कहा कि जो भी घटना का दोषी होगा, जो भी घटना का दोषी होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। यही तो अपेक्षा की जाती है पूरे प्रदेश में। ये कहा किसने भी किया हो, जो भी घटना का सूत्रधार होगा, जिसने प्रदेश के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अब उत्तराखंड में पहुंचने के बाद लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इसी के तहत देहरादून में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां पर भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। इस कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी राजनीति को अगली पारी से जहां खुद को दूर करने की बात कही, तो वहीं उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी चुटकी ली। जब भगत सिंह कोश्यारी से पूछा गया कि हरीश रावत भी अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखने की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही वह कह रहे हैं कि वह प्रदेश के लिए लगातार काम करते रहेंगे, तो क्या आप भी उनके साथ मिलकर प्रदेश के लिए काम करेंगे। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने हरीश रावत पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब हरीश रावत की तरह कभी भी 1 घंटे का मान नहीं रखूंगा। वो कोई भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन 1 घंटे का मौन कभी नहीं रखूंगा। अब उत्तराखंड के कम आबादी वाले गांव मुख्य सड़कों से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनेगी।
ग्राम पंचायत सड़कों का प्रस्ताव देगी। उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। सीएम के आदेश पर तैयार किया जा रहा है ग्राम सड़क का खाका। 200 करोड़ की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक 668 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। पीएमजीएसवाई के तहत 250 से अधिक की आबादी वाले गांव को जोड़ने की बाध्यता है। राज्य की सैकड़ों गांव इस मानक को नहीं करते हैं पूरा। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव अनुमोदन के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, अब उत्तराखंड के कम आबादी वाले गांवों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ा जाना है, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी पूरे प्रस्ताव को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड को सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा, शासन के द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की छोटी छोटी बसावट के कम आबादी वाले गांव भी अब मुख्य सड़क मार्ग से जुड़े जाएंगे। और इसके बाद ग्राम्य विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी खाका तैयार किया गया है। इस योजना में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें गांव के 1 से 2 किलोमीटर तक की पक्की सड़क बनाई जा सकेगी। और अभी तक प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 668 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। इसके तहत करीब 1472 किलोमीटर लंबाई की सड़कें अभी तक बनाई जा चुकी है। वहीं पीएमजीएसवाई के सड़कों के निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने की भी बाध्यता इसमें रखी गई है। ऐसे में सैकड़ों गांवों जो इस मानक को पूरा नहीं कर पाते हैं, वहां से पक्की सड़क तो अभी दूर है, लेकिन वहां भी इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश में संचालित मेरा गांव मेरी सड़क योजना भी संचालित की जाने वाली है। मतलब इस योजना के अंतर्गत गांवों में जो सड़कें जिन गांवों में नहीं है, उन गांवों में सड़कें बनाई जाएगी और गांव का विकास किया जाएगा। और इसमें भी उन गांव में भी 1 किलोमीटर तक की सड़क बनाई जाती है। और दूसरी बात, यदि बात की जाए ग्राम विकास विभाग की ओर से, तो मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रस्ताव बनाया जा चुका है और वहीं पर लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है। मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त व अपर सचिव आनंद स्वरूप ने भी यह बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए कैबिनेट में भी प्रस्ताव को भेज दिया गया है। वहीं इसके बाद गांवों में ऐसे गांव, छोटे छोटे ऐसे गांव जो पहाड़ों के अंदर बसे हुए हैं, जो पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं, वैसे गांव में छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यदि यातायात की सुगमता होगी, सड़कों की सुगमता होगी, क्योंकि सड़क मार्ग से होते हुए ही परिवहन होता है। और गांव में जो पहाड़ के बीच में बसे गांव है, जहां तक सड़कें नहीं गई है, यदि वहां पर सड़कें जाती है तो लोगों के अंदर एक विकास की भावना जन्म लेगी और लोग घर में ही कुटीर उद्योग लगाएंगे। जैसे अगरबत्ती का कारखाना लगाएंगे, मोमबत्ती का काम करेंगे, दलिया सूप बनाने का काम करेंगे। इस तरीके से अन्य छोटे छोटे उपकरणों को तैयार करेंगे, जिससे वो बाहर के क्षेत्रों में भी अपने बने सामानों को बाहर वो भेज सकते हैं। यदि बस का संचालन हो जाएगा, गाड़ी का संचालन हो जाएगा, या जिन छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग व्यवसायियों के पास अपनी गाड़ियां हैं, वो उन गाड़ियों से अपने सामानों को शहर भेजा करेंगे, जहां से इनको ये सामान उनका बिकेगा और उन्हें पैसे की प्राप्ति होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर, जिसको एक संस्कृति कहते हैं, संस्कृति का भी जुड़ाव लोगों से होगा। क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र से जो बहुत दूर रहते हैं,
उन तक यह सामान पहुंचेगा, उन तक यह पहुंचेगा और लोग इसको खरीदेंगे, जिससे संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मंडवे की खेती होगी, मंडवे से बने लोग तरह तरह का सामान मंडवा से बनता है जो यहाँ, तो मंडवे का भी विकास होगा। यहाँ पर मंडवे की भी लोग बात करेंगे तो मंडवा का भी एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। साथ ही साथ यदि बात की जाए अन्य राज्यों की, तो पहाड़ों से आकर के देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से जो दिल्ली के लिए बस गुजरती है, यदि सामान का आयात कोई दिल्ली से खरीदना चाहे तो वो भी पहाड़ से सामान मंगा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का यह पहल अपने आप में एक बहुत बड़ा पहल है, इसके ऊपर जल्द ही ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ भी सभी अधिकारियों को भी सचेत किया है कि इस तरीके का जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को जल्द ही मूर्त रूप दे दिया जाए, ताकि उस प्रोजेक्ट से होने वाले लोगों को, उस प्रोजेक्ट से फायदा लोगों को मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री लगातार यह बोलते आ रहे हैं कि उत्तराखंड जो है यह सर्वश्रेष्ठ राज्यों में, जब इसे रजत जयंती मनाएगा 2025 में, तो यह भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में आएगा, चाहे वो पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए। तो मुख्यमंत्री का यह जरूर जो आह्वान है, जो अधिकारियों से, उत्तराखंड वासियों से अपील है, उसकी ओर जरूर लगातार कदम बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी कुछ महीने पहले ही। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ऊर्जावान धामी सरकार की शानदार ऊर्जा पॉलिसी कर रही है ऊर्जा प्रदेश के 100% विद्युतीकरण का स्वप्न साकार। उत्तराखंड की अनुष्का को गणित के फॉर्मूले लगाना पसंद है और वो भी एक दिन प्रोफेसर बनना चाहती है। उसकी उम्मीदों को उड़ान दे रही है प्रदेश की कामयाब ऊर्जा पॉलिसी और राह रोशन कर रही है धामी सरकार। आज हमारे पहाड़ों में जगह जगह रोशनी पहुंच रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत सहायता हो रही है और हम इस शानदार पावर सप्लाई के लिए धामी सरकार को धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांव में सूर्यास्त तो होता है, लेकिन अंधेरा नहीं होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र अब अंधेरे में नहीं डूबते हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का धामी सरकार का संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाओं ने अपना भरपूर असर दिखाया है, तभी तो उत्तराखंड जगमगाया है। पहले जिन गांवों में बिजली पहुंचाना एक चुनौती थी, वहां झिलमिलाते बल्ब बदलाव की गवाही दे रहे हैं। केरोसिन के लैंप बीते कल का इतिहास है। आज घर घर में भरपूर प्रकाश है, जिसकी रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं। ये संभव हुआ है धामी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से। जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर सशक्त बन रहा है ऊर्जा प्रदेश, प्रकाश से विकास धामी सरकार का उद्देश्य। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो अगर जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स, उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुँच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगी, और जो
उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टेटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रदेश का किसान गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहा है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी कैबिनेट की बैठक में जो किसानों की गन्ना मूल्य की मांग है वह निश्चित ही पूरी होगी, जिस पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी के द्वारा लक्सर में आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्हें यकीन है कि आने वाली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें निश्चित ही यह विषय आएगा और जो किसानों की गन्ना मूल्य मांग है वह पूरी होगी, जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। एक बैठक हमारी हुई है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। हालांकि गन्ना मंत्रालय मेरे पास नहीं है, मेरे पास कृषि जरूर है, लेकिन गन्ना मंत्री हमारे बहुगुणा जी हैं। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है अभी इस विषय में लगातार चर्चा हुई है, कैबिनेट में बात होती है और निश्चित इस कैबिनेट में जो होने वाली है ये विषय।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। 22 अप्रैल 2023 से यात्रा शुरू होगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होना अभी बाकी है। अब तक शुक्रवार शाम 6 बजे तक 97,000 यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है। पहले दिन 31,382 यात्रियों ने पंजीकरण करवाया था। 4 दिन के अंदर धाम के लिए पंजीकरण की संख्या पहुंची है 1,53,223। केदारनाथ और 43,702 बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण हुए। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन कार्यालय देहरादून का निरीक्षण किया था और इस दौरान वहां पर जमा हुई फाइलें धूल खा रही थी, जिस कारण सीएम धामी ने धूल भांप रही फाइलों पर नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद परिवहन विभाग सभी फाइलों को डिजिटल करने में जुट गया था और अब समय आ गया है कि सभी फाइलें डिजिटल होने लगी हैं और जल्द ही फाइलों को डिजिटल फाइल करने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यानी कि अब परिवहन विभाग में फाइलें धूल भांपती हुई नजर नहीं आएंगी। इसके साथ ही परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि सभी फाइलें डिजिटल करने का कार्य जोरों पर है और खुशी इस बात की है कि अभी तक जो भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी फाइलें डिजिटल कर ली गई है और जो 20% बचे हैं उनको भी जल्द डिजिटल कर दिया जाएगा। ये बहुत हमारा जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो बहुत स्पीड से चल रहा है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियों की फाइलें हैं वो टोटली डिजिटलाइज हो चुकी हैं और हम लगभग 45% तक अचीव कर चुके हैं और जो हमारी जो नॉन डिजिटलाइज फाइल जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं वो मात्र 20% और रह गई हैं। इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स जो 40% डॉक्यूमेंट बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको हम लास्ट में करेंगे। तो हमारा जितनी आवश्यकता के अनुसार है उसका हम 60% तक हम अचीव कर चुके हैं। इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।